आज हम इतिहास के एक ऐसे विद्रोह की गहराई में उतर रहे हैं जिसका अंत हार या जीत के हमारे पारंपरिक विचार को ही पलट कर रख देता है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक राजा जिसे गद्दी से उतार दिया गया, वो 10 साल तक एक विशाल साम्राज्य से लड़ता है और अंत में उसी राजा को विजेता के तौर पर गद्दी पर वापस बिठा दिया जाए। लेकिन क्या ये वाकई एक जीत थी? यही आज का बड़ा सवाल है। सही बात है। ये कहानी है ढाल विद्रोह की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस घटना की मुख्य बातें बताते हैं। तो आज हमारा मिशन है इन बिंदुओं को खोलना और ये समझना कि 1767 में सिंहभूम में असल में क्या हुआ था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक स्थानीय विद्रोह की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के अंदरूनी इलाकों में अपनी पकड़ बनाई। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि विद्रोह हुआ, बल्कि ये है कि उसका अंत कैसे हुआ। ये एक ऐसा मामला है जहाँ अंग्रेजों की सैन्य विफलता ने उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत का रास्ता तैयार कर दिया। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये विद्रोह 1767 में सिंहभूम, जिसे धालभूम भी कहते हैं, में शुरू हुआ और 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल। पूरे 10 साल तक 1777 तक चला। इसका नेतृत्व कर रहे थे अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल। ये अपदस्थ शब्द ही मुझे लगता है सारी कहानी की जड़ है। हाँ, आखिर क्या हुआ था? यही सबसे अहम सवाल है। विद्रोह का जो मूल कारण था वो था ब्रिटिश हस्तक्षेप। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत कर चुकी थी। हाँ, वो तो था ही। अब उनकी नजर आसपास के उन इलाकों पर थी जो संसाधनों से भरपूर थे, जैसे सिंहभूम। उन्होंने वहां के राजा जगन्नाथ ढाल को बस एक फरमान से हटा दिया। बस ऐसे ही हटा दिया? हाँ, और उनकी जगह नीमू ढाल नाम के एक व्यक्ति को राजा बना दिया। मतलब उन्होंने अपना एक आदमी बिठा दिया। एक कठपुतली शासक है ना। पर क्यों? क्या जगन्नाथ ढाल उनके लिए कोई खतरा थे? खतरा नहीं, बल्कि वो उनके नियंत्रण में नहीं थे। कंपनी को ऐसे शासक चाहिए थे जो उनके व्यापारिक हितों को पूरा करें, उन्हें कर दें और उनके इशारों पर चलें। अच्छा। जगन्नाथ ढाल एक स्वतंत्र शासक थे। उन्हें हटाकर नीमू ढाल को बिठाना, ये सीधे सीधे वहां की सत्ता और क्या कहते स्वायत्ता पर हमला था। और लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया? बिल्कुल नहीं। सिंहभूम के लोगों के लिए जगन्नाथ ढाल सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो उनकी परंपरा, उनकी पहचान का प्रतीक थे। किसी बाहरी ताकत का आकर ये कहना कि आज से तुम्हारा राजा ये नहीं वो होगा, ये उन्हें मंजूर नहीं था। और यहीं से विद्रोह की आग भड़क गई और ये विद्रोह 10 साल तक चला। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। 10 साल? हाँ, ये बहुत लंबा समय है। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी झड़प तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक लगातार चलने वाला संगठित संघर्ष था। स्रोत में लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों का जिक्र है। हाँ, उन्हें इसे दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वे असफल रहे। ये असफलता अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल है। उनकी असफलता इस विद्रोह की ताकत और उसके जन समर्थन को दिखाती है। हमें सोचना होगा कि ब्रिटिश सेना, जो उस समय की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक थी, वो आखिर असफल हुई क्यों? सही बात है। स्रोत हमें बहुत विस्तार से तो नहीं बताते, लेकिन हम तस्वीर को जोड़ सकते हैं। पहली वजह तो थी सिंहभूम का भूगोल। घने जंगल, पहाड़ियां, अनजान रास्ते। लेफ्टिनेंट रुक जैसे अधिकारी यूरोप के खुले मैदानों में लड़ने के आदी थे, जहां सेनाएं आमने सामने होती हैं। ठीक, यहाँ दुश्मन अदृश्य था। मतलब अंग्रेज एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जहां दुश्मन किसी भी पेड़ या पहाड़ी के पीछे से हमला कर सकता था। गुरिल्ला युद्ध है ना। ठीक यही। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह थी जन समर्थन। यह सिर्फ जगन्नाथ ढाल की लड़ाई नहीं रह गई थी, यह हर घर की लड़ाई बन गई थी। वाह। लोग अपने राजा और अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की रसद लाइनें काट दी होंगी, उनके सैनिकों पर छिपकर हमले किए होंगे। 10 साल तक विद्रोह को जिंदा रखने का मतलब है कि लोगों का मनोबल बहुत ऊंचा था। 10 साल, जरा सोचिए उस दौर के बारे में। अंग्रेजों के लिए ये कितनी बड़ी सिरदर्दी बन गया होगा। वो बंगाल जीत चुके थे, लेकिन सिंहभूम के जंगलों में फंस गए थे। निश्चित रूप से। लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन की विफलता सिर्फ सैन्य विफलता नहीं थी, ये ब्रिटिश नीति की विफलता थी। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों ने पहली बार समझा कि भारत में सिर्फ तोप और बंदूक से राज नहीं किया जा सकता। उन्हें यहाँ के लोगों की मानसिकता को समझना होगा। और ये सीख उन्हें बहुत महंगी पड़ी। बहुत महंगी। 10 साल बाद दोनों पक्ष थक चुके थे।
अंग्रेजों का पैसा और सैनिक बर्बाद हो रहे थे और जगन्नाथ ढाल के लोग भी लगातार लड़ते हुए थक गए थे। अब सवाल ये नहीं था कि कौन जीतेगा, बल्कि ये था कि कौन पहले झुकेगा। और यहीं पर कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। 1777 में विद्रोह अचानक समाप्त हो गया। हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि जगन्नाथ ढाल हार गए, बल्कि इसलिए कि अंग्रेजों ने उन्हें फिर से सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। एक मिनट रुकिए, मतलब उन्होंने उसे हराया नहीं, बल्कि उसे वापस राजा बना दिया। ये कैसे हुआ? ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यह अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाक और व्यावहारिक रणनीति थी। चालाक कैसे? 10 साल की लड़ाई ने उन्हें सिखा दिया था कि सैन्य बल से इस विद्रोह को कुचलना बहुत महंगा और शायद असंभव भी है। कंपनी मुनाफे के लिए बनी थी, घाटे के लिए नहीं। तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली। और वो रणनीति क्या थी? उन्होंने सोचा, अगर हम उसे हरा नहीं सकते तो क्यों ना उसे अपने साथ मिला लें। उन्होंने दुश्मन को ही दोस्त बना लो वाली नीति अपनाई। लेकिन एक नजर में तो ये जगन्नाथ ढाल की बहुत बड़ी जीत लगती है। उन्हें अपनी गद्दी वापस मिल गई, विद्रोह का जो मुख्य लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया। हाँ, ऊपर से देखने पे बिल्कुल जीत लगती है, और शायद जगन्नाथ ढाल और उनकी प्रजा ने इसे ऐसे ही देखा होगा। लेकिन अंग्रेजों ने इसके साथ एक शर्त जोड़ दी जो सारे खेल को बदल देती है। जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, जगन्नाथ ढाल को राजा तो बनाया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वो कंपनी को सालाना 4000 रुपए का कर देंगे। अच्छा, तो ये थी वो कीमत। तो एक तरह से उन्होंने अपनी गद्दी तो वापस पा ली, लेकिन अपनी पूरी आजादी खो दी। बिल्कुल। वो अब एक स्वतंत्र शासक नहीं रहे, बल्कि ब्रिटिश सत्ता के अधीन एक कर चुकाने वाले राजा बन गए। ठीक यही, अंग्रेजों ने बंदूक के बजाय कलम से वो हासिल कर लिया जो वे 10 साल की लड़ाई में नहीं कर पाए थे, सिंहभूम पर नियंत्रण। वाह! उन्होंने जगन्नाथ ढाल को राजा बनाकर एक साथ कई लक्ष्य साधे। पहला, विद्रोह तुरंत खत्म हो गया। दूसरा, लोगों को लगा कि उनके राजा की जीत हुई है तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कर लगाकर उस इलाके में अपनी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता पहली बार स्थापित कर दी। और ये घर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैंने स्रोत में देखा कि सिर्फ 3 साल बाद 1780 में इस रकम को 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपए कर दिया गया। हाँ, और ये 267 रुपए की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है। ये बहुत बड़ी रकम तो नहीं लगती? रकम छोटी हो सकती है, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा था। ये छोटी सी वृद्धि दिखाती है कि अब असली बॉस कौन है। मतलब ये अंग्रेजों का ये कहने का तरीका था कि हम ही तय करेंगे कि तुम हमें कितना भुगतान करोगे। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये अपना प्रभुत्व जताने की बात थी। उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि भविष्य में स्थानीय शासकों के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे। वाह, ये तो शतरंज के खेल जैसा है, जहां एक पक्ष को लगता है कि उसने अपना राजा बचा लिया, पर असल में दूसरा पक्ष धीरे धीरे पूरे बोर्ड पर कब्जा कर चुका होता है। बहुत अच्छी उपमा है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरे विद्रोह का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? स्रोत का जो अंतिम बिंदु है वही इसका सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, और वो ये है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। अच्छा, ये इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये विद्रोह सिर्फ धालभूम की कहानी नहीं है, ये पूरे झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिश विस्तार का पहला अध्याय है। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को इस इलाके में सीधे घुसने का मौका दिया। और उन्होंने यहाँ से सीखा भी? बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि सैन्य बल से ज्यादा कारगर है स्थानीय शासकों के साथ समझौते करके उन्हें अपने अधीन करना, और इसी रणनीति का इस्तेमाल उन्होंने बाद में पूरे छोटा नागपुर पर नियंत्रण करने के लिए किया। तो संक्षेप में, ढाल विद्रोह एक अपदस्थ राजा के नेतृत्व में एक सफल जन आंदोलन था। हाँ, जिसने अंग्रेजों जैसी महाशक्ति को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। जगन्नाथ ढाल को उनकी गद्दी वापस मिली, जो विद्रोहियों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन इसकी कीमत उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करके चुकानी पड़ी। और इसी घटना ने अनजाने में ही सही झारखंड में ब्रिटिश राज का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। सही बात है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जगन्नाथ ढाल ने अपनी गद्दी तो वापस पा ली, लेकिन अंग्रेजों ने उस क्षेत्र में पहली बार अपनी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित कर दी। तो लंबी अवधि में असली जीत किसकी हुई? उस राजा की जिसे अपना ताज वापस मिला, या उस साम्राज्य की जिसने उस क्षेत्र में अपनी स्थायी पैठ और राजस्व का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत बना लिया?